गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए कल का पहले पेपर का डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा जान लीजिएगा, हाँ आपस में करिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसकी बात सुन लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की जो वार्षिक सीमा है, ये दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होती है। ठीक, गलत है या सही है? सही है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलखंड स्थलखंड ज्यादा है। इसका मतलब पहला क्या है, सही है। तटीय क्षेत्रों में अंतर्देशीय क्षेत्रों की तुलना में तापमान में कम भिन्नता होती है। सही है या गलत है? सही है, क्योंकि तटीय क्षेत्र पे समकारी प्रभाव होता है। ठीक, ना तो तापमान बहुत ज्यादा गिरता है ना ज्यादा बढ़ता है। ठीक, इसका मतलब सही है। ठीक, हम किस लिए आए हैं? तापमान में मौसमी परिवर्तन समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होते हैं। देखिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, उष्णकटिबंध। मतलब यहाँ साल के अधिकांश टाइम में मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, हम जो है उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक, तो ये बात एकदम सही है कि समशीतोष्ण क्षेत्र की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट होते हैं। ये लाइन गलत है। अधिक स्पष्ट होता है शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि वहां ठंडी बहुत चरम होती है। एक और जो ग्रीष्म ऋतु है वो मॉडरेट होता है, तो डिफरेंस ज्यादा वहां पर पता चलता है। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा डिफरेंस का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि समशीतोष्ण कटिबंध में ऋतुएं ज्यादा स्पष्ट रूप से पता चलता है। ठीक, एकदम 100% उसको उपोष्ण होता तो सिचुएशन बदल जाता। ठीक, देखिए ये जनरलाइज है। ठीक, और जब उपो आप एक सेकंड मैं बात खत्म कर लूं तब लय बिगड़ जाता है ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पहले जैसे क्वेश्चन ही गायब हो गया। उपोष्ण कटिबंध में वो स्पेसिफिक केस है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध को भी दो भागों में बांटते हैं, एक गर्म समशीतोष्ण कहते हैं, एक को शीत समशीतोष्ण कहते हैं। ठीक, तो शीत समशीतोष्ण में ज्यादा मौसम स्पष्ट होगा, गर्म समशीतोष्ण में कम मौसम स्पष्ट होगा। हमेशा ध्यान रखिए, हमने क्या सिखाया है, शीत ऋतु में प्रवणता हमेशा अधिक होती है। जहां तापमान जो है कम होता है वहां टेम्परेचर डिफरेंस का पता ज्यादा चलता है। जैसे ऐसे समझिए, ठंडी ऋतु में हम बैठे हुए हैं, शीत ऋतु में बैठे हुए, अगर थोड़ी सी भी गर्म हवा आ जाए तो अपने को तुरंत महसूस हो जाता है। लेकिन गर्म हवा में बैठे हुए हैं, हल्की ठंड हवा आने से आपको मालूम नहीं चलेगा। समझ में आया बात? तो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करिए। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल दो। ये या बिल्कुल, लेकिन अब ध्रुवीय प्रदेश से तुलना कर देंगे तो कैसे स्पष्ट होगा? ध्रुव में तो हर समय ठंडी, लेकिन अगर बनिस्पत इसके बात करें तो वहां पर क्योंकि ग्रीष्म ऋतु, जैसे वहां पर शीत ऋतु में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। तो ये ज्यादा स्पष्ट कर देता है मौसमी घटनाओं को। समझ रहे हैं? तो इसलिए हमेशा उष्णकटिबंध क्षेत्र में मौसम ज्यादा स्पष्ट नहीं होते। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो का मतलब है कि दो ऑप्शन सही है इसमें से। ठीक है, चलिए। ज्यादा, सबसे ज्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट, पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ सिखाए भी। ठीक, केवल जो आया उसको टक टक लगा के चले गए ये नहीं, बल्कि उससे सीखने को भी मिले। समतापी ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तर की ओर शीतकालीन संक्रांति के दौरान दक्षिण की ओर खिसकती है। ठीक, जो समताप रेखा है, समताप रेखा मतलब वो अक्षांशीय रेखा जहां पर सभी स्थानों पर तापमान क्या हो, समान हो। ठीक, तो उस तरह की तापमान रेखा ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति का मतलब ग्रीष्मायनांत जो मैंने पढ़ाया था, ग्रीष्मायनांत की ओर उत्तर की ओर, और शीतकालीन संक्रांति की ओर दक्षिण की ओर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूरज 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है, फिर 23.5 डिग्री साउथ जाता है।
तुम्हारा प्रदर्शन टेस्ट में बहुत बुरा है, क्या कारण है? वो के कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करोगे ना? उसको ध्यान दो, है? हम रूम पे आके करवाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। महासागर के ऊपर समतापी भूमि की तुलना में समताप भूमि की तुलना में अधिक अनियमित होता है। अब समझिए, सारा महासागर जो है ना, तो यहाँ पर उच्चावच में भिन्नता होती है, कुछ भी नहीं भिन्नता, एक फ्लैट सरफेस है ना? तो यहाँ पर समतापी भिन्नता क्या होगी? कम होगी, जबकि स्थल भाग पर अलग अलग उच्चावच है, ठीक। इसके कारण यहाँ पर समताप में नियमितता अनियमितता अधिक होगी। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत। महासागर के ऊपर समतापों में क्या होगा? समतापीय रेखा में नियमितता पाई जाएगी, ठीक, जबकि स्थल के ऊपर अनियमितता पाई जाएगी। तीसरा, समतापी गर्म महासागरीय धाराओं और भूमध्य रेखीय धाराओं के ऊपर, ठीक है, ध्रुव की ओर झुकती है। देखिए, गर्म जो महासागरीय धारा है, ठीक, जब गर्म महासागर, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये स्थल पार्ट है, ये स्थल पार्ट है, ठीक। यहां का एक टेम्परेचर है, मान लेते हैं ये है 27 डिग्री, ठीक है। और यहां का टेम्परेचर है, मान लेते हैं, तुलनात्मक होता नहीं है, ठीक, यहां पर हम मान लेते हैं 25 डिग्री, ठीक, क्लियर है। अब हम मान लिया कि क्वेश्चन क्या है? समतापीय गर्म महासागरीय धारा, ठीक। अब इस स्थान पर एक गर्म महासागरीय धारा आ गई, तो यहां का तापमान क्या हो जाएगा? गर्म धारा आएगी, गर्म सागर धारा आएगी, तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अपने को यही 27 वाली रेखा चाहिए, है ना? अब यहां पर हो गया 30, ठीक, बढ़ गया 30 हो गया, तो इसका मतलब है कि इससे ऊपर जाने पर तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो 27 वाला कहीं ऊपर की तरफ मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? विषुवत रेखा है। तो झुकाव किसकी तरफ है? ध्रुवों की ओर। यही बात यहां पर कह रहा है कि समतापी गर्म महासागरों द्वारा भूमध्य रेखीय धाराओं के ऊपर ध्रुव की ओर झुकती है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। वो ध्रुव की तरफ, जहां कम तापमान है उसकी तरफ झुक जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। कैसे आएगा? आप समझो, नॉर्थ पोल की जो धारा, नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो धाराएं हैं, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर, उसको साउथ हेमिस्फीयर में थोड़ी ले आओगी, ठीक। फिर से समझिए, यही अगर साफ गोई रह गई आपके अंदर, तो आप ज्योग्राफी सीख जाएंगे। नहीं समझ में आया, सीधा सीधा बोलिए नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम 10 बार समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ का तापमान क्या था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तापमान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इतना बात तो क्लियर है ना, ठीक। अब मान लेते हैं हमने कोई एक जगह चुनी, ये पर्टिकुलर प्लेस, ठीक। इस प्लेस पर टेम्परेचर था 27 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर कोई जलधारा आई जिसका तापमान था, मान लेते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसने यहां के तापमान को बढ़ा दिया क्या? 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। गर्म जलधारा आ रही है ना, गर्म धारा, और इसका तापमान कितना है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां तक बात है सही? तो ये क्या करेगा? यहां का टेम्परेचर क्या बना देगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना देगा। अगर ये 3 डिग्री की थी, 27 पहले से था, तो 27 और 3 30। अब कह रहा है, और समताप रेखा किसे कहा जाता है? समान तापमान वाली रेखा को मिला, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा हो गया। अब यहां तो तापमान 30 डिग्री हो गया ना, तो 27 वाला कहां मिलेगा? 30 27 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। और तापमान कम कहां होता है? ध्रुवों की ओर। तो इसका मतलब है कि ये जो समताप रेखा पहले
इस तरह से जा रही थी, ये समताप रेखा इस तरह से जा रही थी 27 वाली, ठीक। अब यहां पर जब जाएगा तो तापमान कम के लिए उत्तर की ओर खिसकाव करेगा कि नहीं, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। तो यही तो कह रहा है कि ध्रुव की ओर झुक जाता है। क्लियर हुआ बात, ठीक। पोल्स की ओर इसका शिफ्टिंग होगा कि नहीं शिफ्टिंग होगा, ठीक। क्लियर है, नहीं समझ में आया? देखो यहां टेम्परेचर ज्यादा है और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पोल्स की तरफ तो तापमान कम होता है ना। हम लोग सूर्य तप और तापमान पढ़े तो उसमें हमने बताया कि ताप जो सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास सूरज की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण वहां वर्ष भर तापमान क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है। जब तिरछी होती जाती है इसके कारण तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अगर पोल्स पर 27 ये इक्वेटर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब है पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, डिक्रीज होगा, ठीक। अब कह रहा है कि ये प्लेस था, इस प्लेस पर एक गर्म सागरीय धारा आ गई। तो गर्म जो सागरीय धारा आई उसका टेम्परेचर क्या था, 3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जो 27 डिग्री वाली लाइन जा रही थी यहां पर तो अचानक से कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमें 27 डिग्री वाला टेम्परेचर खोजना है तो किधर की ओर मिलेगा, जीरो की तरफ तो आएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी। तो इसलिए ये जो रेखा है ये किधर की ओर झुक जाएगी, ध्रुवों की ओर झुक जाएगी। अब क्लियर हुआ, कोई बात। हमारे पास आए हैं किस लिए, सीखने के लिए। अगर नहीं सीख पाए तो कोई यूज नहीं है मेरा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा हमेशा दिमाग में। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला वाला सही है और तीसरा वाला सही है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, एक और एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या होता है, वह सोलर रेडिएशन जिसको पृथ्वी के द्वारा परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो पहला क्या है, पृथ्वी से परावर्तित विकिरण की मात्रा, सही है। लैप्स रेट, ऊंचाई में जैसे जैसे बढ़ते हैं तापमान में कमी आना, सही है। आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब एक समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, जिसे समताप रेखा ऊपर कह रहे थे हम लोग, ठीक। तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, कौन सा सही हो जाएगा, सभी थी। पेपर कठिन नहीं था, आसान था, बस पढ़वा रहा था मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने की आदत भी डालिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए सबसे पहले ये लाइन पढ़ना चाहिए कि आपको क्या आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, किसी स्थान के तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अक्षांश करेगा, 0 डिग्री पर तापमान ज्यादा, जैसे जैसे उच्च अक्षांशों में जाएंगे तापमान में कमी आएगी, ठीक है। दूसरा ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है, सही है। महासागरीय धाराएं, गर्म होगा तो तापमान बढ़ा देगा, ठंडा होगा तो तापमान कम कर देगा, सही है। बड़े जल निकायों की निकटता, बड़ा जल निकाय तब ये प्रभाव डालेगा जब ये महासागर हो, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए आप विशाल झील की बात कर रहे हैं तो उससे उसके क्षेत्रीय तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन में स्पष्टीकरण नहीं है कि ये बड़ा जल निकाय आप किसे मान रहे हो, समझ में आई बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगर यहां से लिखता कि महासागर के से निकटता तब सही हो जाता। मैं कह रहा हूं झील भी बड़ा जल निकाय है, यहां कंफर्म नहीं है ना कुछ भी, ठीक है। सेवर्टी अपने अंदाजा से तो हम कुछ भी बना दे, हम गलत इसलिए काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां बड़े जल निकाय, अगर हम बड़ा जल निकाय एक झील को ले ले, ठीक, सेवर्टी नहीं है, और आंसर अपने को किसके साथ लगाना है, सेवर्टी के साथ लगाना है। इसको एक ऑप्शन होता है ना, डेटा डेटा इनएडिक्वेट, ठीक। तो यहां डेटा क्या है, इनएडिक्वेट, समझ गए। और जब डेटा सफिशिएंट नहीं होता तो हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। कितना क्षेत्र, बस झील के आसपास का क्षेत्र,
और यहाँ किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? किसी स्थान के तापमान को। प्रभु हम एक्सप्लेन तो करने दो। अगर झील के बगल एक सिटी है, क्या पूरे सिटी के तापमान को प्रभावित करेगा? तो स्थान का मतलब क्या? इतना बड़ा। जब हम क्लाइमेट के संदर्भ में बात करते हैं तो हम जब स्थान बोलते हैं तो इसका मतलब है या तो पूरा महाद्वीप होना चाहिए, ठीक? तो चूंकि लगा दिए हो तुम, तब उसमें फिट करना है, तो फिट नहीं हो सकता, ठीक? तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। हीट आइलैंड नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन सुनो। हीट आइलैंड का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां का टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा। इतना मतलब तो हम निकाल सकते हैं ना इंसान होने के नाते, ठीक? अब इसको पढ़िए। शांत और साफ मौसम की स्थिति के कारण भीषण हीट आइलैंड्स बन सकते हैं। हमने कहा था कि जहां पर तापमान ज्यादा होता है वह मौसम क्या होता है? शांत होता है। ये बात सिखाई थी आपको, तो इसका मतलब ये सही है। तेज हवाएं और बादल छाए रहने से हीट आइलैंड्स का निर्माण बढ़ जाता है। अगर तापमान, मान लीजिए तेज हवा चल रहा है, तापमान यहां बढ़ा, तेज हवा बहाकर लेकर चली जाएगी, ठीक? बादल कुछ हद तक हीट आइलैंड्स बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए ज्यादातर शहरों में बनते हैं हीट आइलैंड, ठीक? जैसे दिल्ली, ठीक? अगर बादल छा जाए तब तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है? तेज हवा। अगर तेज हवा चलेगा, इस हवा को बहा ले जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। कंक्रीट सतहों का कम एल्बिडो, बिल्कुल सही बात है। कंक्रीट के जो सतह होते हैं ये तापमान को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करता है? हीट आइलैंड्स के निर्माण में योगदान देता है। सही बात, सही है ना? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3? क्या? मराइन हीट वेव अब यहां पर नहीं आएगा वो, ठीक? मरीन हेडवेव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए समुद्र के सतह का तापमान में वृद्धि हुई, ठीक? कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसका जब वो सागर समीर के रूप में आता है तो किसी स्थान के तापमान को बढ़ा देगा, ठीक? तो मरीन हीटवेव नॉर्मली जो चलता है, ठीक? ग्रीष्म ऋतु के दौरान, वो शीत ऋतु के दौरान, ठीक है? आप देखिएगा तो स्थल भागों में जो सागर के निकट के स्थल है वहां पर जनरली चलते रहते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं रहता। लेकिन किसी कारणवश अगर इसका जो सागर समीर है, एक सी ब्रीज है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो मरीन हीट वेव्स में वो क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है? उस पर अब क्वेश्चन क्या पूछता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक? चलिए, तापमान व्युत्क्रमण हमने क्या कहा था? पृथ्वी की सतह पर ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में क्या आता है? कमी आता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, उल्टा हो जाए कि ऊपर तापमान हो जाए ज्यादा और नीचे तापमान क्या रहे? कम रहे, तो इसे क्या कह देंगे? तो इन्वर्जन कह देंगे, ठीक? तो ये क्या, कौन सा है? एक ऐसी स्थिति जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जिससे सतह के पास ठंडी हवा फंस जाती है, ठीक है? थोड़ा सा मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब हा? इसका सब सही है, हाँ, ठीक? इसको अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? वहां ज्यादा स्पष्ट रूप से बता दूंगा आपको। कुछ है नहीं, हलवा है, एक बार बताऊंगा तो आपको इसे जरूर। ऊपरी वायु व्युत्क्रमण संबंध के संदर्भ में, ऊपरी वायु व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है? निचले वायुमंडल में प्रभाव ना हो, ऊपरी वायुमंडल में तापमान का क्या हो? व्युत्क्रमण हो। समझ में आई बात? ऊपरी वायुमंडल में नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा ऐसे फंसी हुई है, तब इसे ऊपरी वायुमंडलीय तापीय व्युत्क्रमण कहा जाता है। यह तब होता है जब गर्म हवा उच्च ऊंचाई पर ठंडी हवा को ओवरराइड करती है। गर्म हवा उच्च ऊंचाई पर, ठीक है, समझिए पहली बात। ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है कि हल्की होती है? भारी होती है। जब भी ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो ठंडी हवा नीचे की ओर बैठती है और गर्म हवा इसके ऊपर चढ़ने लगती है। समझ में आई बात?
तो इसका मतलब है कि पहला जो है क्या है, सही है। यह उच्च दबाव प्रणालियों में अवतलन, जब उच्च दबाव होगा कहीं पर क्या होगी, हवा नीचे उतरेगी, अवतलन के कारण होता है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा, यह स्थिर वायु यह स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों को ले जाता है कि वो ले जाता है। ये बात तो सही है कि अगर तापमान व्युत्क्रमण होगा तो स्थिर वायु जो है स्थिर वायुमंडलीय स्थिति की ओर ले जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो ऊर्ध्वाधर वायु आंदोलन को बाधित करता नहीं, ये ऊर्ध्वाधर वायु आंदोलन को बढ़ाता है। जैसे ही ठंडी हवा के सहारे जो है ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, गर्म हवा और अनस्टेबल हो जाती है और ये बड़ी तेजी से क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। तो इसलिए दूसरा वाला क्या है, गलत है। यह हवा को ऊपर की ओर गति बढ़ावा देकर गरज के साथ तूफान के विकास को क्या करता है, बढ़ाता है। एकदम सही बात है। अगर तेजी से हवा ऊपर जाएगी, ठीक, इससे क्या होगा। लेकिन सवाल क्या है यहाँ पर कि ये किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ऊपरी वायुमंडल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर ये घटना निचले वायुमंडल में होता तब तो ये बात सही थी, लेकिन चूंकि ऊपरी वायुमंडल में हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक। देखिए ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन किसको कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। ठीक। शीतोष्ण कटिबंध आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच 66.5 से 23.5 के बीच, एकदम सही है। शीत क्षेत्र आर्कटिक और आर्कटिक सही है तीनों। 10वां नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी, ये सूर्योदय नहीं है, ये सूर्य तप। इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पर इंसोलेशन लिखा हुआ। देखिए, पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, सही बात है। अधिकतम सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में प्राप्त होता है जहां बादल सबसे कम होता है, सही है। असत्य चुनना है अपने को। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। फिर से सोचिए, भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में ठीक अपेक्षाकृत अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। अभी बात करते हैं। डी ऑप्शन, समान अक्षांश पर महासागरों की तुलना में महाद्वीपों पर सूर्य तप आमतौर पर अधिक होता है, सही बात है। ठीक। देखिए यहां पर भी भूमध्य रेखा पर हमेशा बादल बनते रहते हैं, समझ में आई बात। हर दोपहर के बाद बादल बनेगा क्योंकि वहां वायु का क्या होता है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। तो जब बादल बनता है इसके कारण क्या होता है, कुछ समय तक प्राप्त होने वाला सूर्य तप कम हो जाता है। जबकि इससे जस्ट नॉर्थ में जाएंगे तो यहां पर बादल बनने की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए प्राप्त होने वाला सूर्य तप क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं, डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। अधिकतम सूर्य तप उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में, ज्यादातर रेगिस्तान उपोष्ण कटिबंध में ही है। ठीक। जितने भी आप गर्म रेगिस्तान का नाम जानते हैं जाके देखिएगा, 30-40 डिग्री अक्षांश के आसपास ही विस्तृत है, जो कि उपोष्ण कटिबंध। तो वहां पर ज्यादातर टाइम क्या होता है, आसमान साफ रहता है, तो सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्या करना है, कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की परिवर्तनशीलता का कारण है, मतलब क्या कौन सूर्य तप को प्रभावित कर सकता है। सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, इससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सही है, क्योंकि जिधर जो हिस्सा सामने रहेगा वहां पर अधिक सूर्य प्रकाश, जो हिस्सा पीछे रहेगा वहां पर कम सूर्य प्रकाश। ठीक। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। ठीक। क्या, रुक जाओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, हालांकि ऑप्शन तो ये, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं, जो सूर्य तप है, ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत कम समय के लिए प्रभावित होता है। इससे दूरी उपसौर उपसौर की स्थिति होती है। लेकिन एक बार को मान सकते हैं, चूंकि ऑप्शन नहीं है तो अपने पास विकल्प यही बचता है कि हम डी लगाएं।
लेकिन अगर कभी आपको एक एक 3 4 रहे, ठीक है, तब आप वो लगाइएगा, इसको मत लगाइएगा, ठीक है। इससे इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। जिसने जो है, ठीक है, उसको नहीं करूंगा वहां पे, क्योंकि सफिशिएंट डेटा इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दूरी में बदलाव होता है, उपसौर ऑफसौर, उसके लिए पर्याप्त घटना है? हम आपके हिसाब से ऑप्शन नहीं करेंगे, आप ये जान लो, क्योंकि आज तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन आप जब मेरे कहने से नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपका भविष्य नहीं बिगड़ने वाला, ठीक। लेकिन एग्जाम में लेकर जाएंगे और आप टिक करके चले आए, आपका गलती हो गया, बोलेंगे आप ही बताए थे, ठीक। हम ऐसा कभी जिंदगी में नहीं पढ़े जहां तक पढ़ाए जहां मैं इतना उत्तरदायित्व ना लेता हूं। मैं बहुत भयंकर अलग टाइप का भी इंसान हूं। हाँ, आंसर इसका अप्रोप्रिएट अगर पूछेंगे तो 1 3 4। इसमें भी तो मैंने बताया कि अगर आपके पास विकल्प हो तो 1 3 4 चुनिएगा, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि यही एकदम परफेक्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है सौर विकिरण में उपसौर और अपसौर से, बहुत मामूली सा फर्क है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। सूर्य तप वह ऊर्जा है जो पृथ्वी की सतह पर लघु तरंग दैर्घ्य में प्राप्त होती है, सही है ना। स्थलीय विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें लंबी तरंग ऊर्जा नीचे से वायुमंडल को गर्म करती है, सही है। 1 और 2, ये तो हलवा क्वेश्चन है। चलिए, भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य तप ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है ना। सूर्य तप ध्रुवों की तुलना करेंगे तो ज्यादा होगा। वायुमंडल की सभी परतों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, सभी परतों में। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ताप बढ़ता है, घटता नहीं, ठीक है। ये गलत हो जाए। भूभाग की विशिष्ट ऊष्माधारिता महासागरों की तुलना में कम है। हम हमेशा बोलते रहते, देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, ठीक। इस कारण से जल देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, जबकि सागर धीमे गर्म होता है और धीमे ठंडा होता है। तो ये सही है। 1 और 3, केवल 2। चलिए, कह रहा है पृथ्वी के शुद्ध विकिरण वही सूर्य तप, ठीक। इसमें अक्षांशीय भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच शुद्ध विकिरण संतुलन का अधिशेष है। शुद्ध विकिरण संतुलन का अधिशेष है, मतलब यहां पर जरूरत से ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है। ये बात सही है, ठीक, क्योंकि जितना जरूरत है मैक्सिमम, चूंकि स्थलखंड अधिक है, ठीक। इस कारण से यहां प्राप्त होने वाला सूर्य तप जितनी आवश्यक है उससे क्या है, ज्यादा है। ध्रुवों के पास विकिरण की कमी है। अधिशेष ऊष्मा ऊर्जा को उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर पुनर्वितरित करता है। यह प्रक्रिया पूरे धरती पर चलता रहता है। जहां तापमान ज्यादा होता है, ये तापमान फिर शिफ्ट करता है किसे, अन्य जो है पोल्स की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक। 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच, ठीक, शुद्ध विकिरण संतुलन। अगर हम मान ले ये वाला रीजन ले ले, ठीक, 40 यहां और 40 यहां, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। इसके बीच में जो सूर्य तप है, ठीक, ये इनके बीच से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ संतुलन ज्यादा बेहतर होता है, संतुलन अधिशेष ज्यादा है। तो ये बात जनरलाइज वे में क्या है, सही, ठीक। जो यहाँ प्राप्त होने वाला, चूंकि साल भर यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग क्या रहती हैं, लंबवत रहती हैं, तो इसलिए प्राप्त होने वाला सूर्य तप क्या होता है, जरूरत से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में विचार करिए। पृथ्वी का ताप बजट जो ऊष्मा बजट बताए थे, हीट बजट वही है। बादलों द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन, सही है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण का अवशोषण, वायुमंडलीय कणों द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन, तो ये सब है, सब योगदान करेंगी ताप बजट में, हीट बजट में। नेट रेडिएशन, वही नेट रेडिएशन मतलब कितना मिला, जरूरत से ज्यादा कि कम कि उतने बराबर, किसी अक्षांश पर जितना मिलना चाहिए। ये अवशोषित सौर विकिरण और उत्सर्जित दीर्घ तरंग विकिरण के बीच का अंतर है, सही बात है।
नेट तो यही होगा ना कि कितना आया और कितना गया, ठीक, इसी का डिफरेंस है। सकारात्मक नेट विकिरण से गर्मी पैदा होती है, अगर ज्यादा आया तो गर्मी होगा, ठंडा कम आया तो ठंडी होगा, ठीक। यहीं से ऊपर वाला स्टेटमेंट आप सही कर सकते हैं, 40 डिग्री से ऊपर वहां पर नेट विकिरण क्या होता है, नकारात्मक होता है, इसलिए वहां ठंडा। और इस जोन में नेट रेडिएशन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, गर्मी पड़ती है, ठीक। चलिए, तो ये सही है। भूमध्य रेखा पर नेट विकिरण अधिक होता है और ध्रुवों के पास कम होता है, सही है कि नहीं, सही। ध्यान से पढ़िए, भूमध्य रेखा पर नेट विकिरण अधिक होगा तभी तो गर्मी, और जब पोल्स पे जाएंगे तो नेट विकिरण कम तभी ठंडी, ठीक। तो क्या होगा ऑप्शन, सभी थे, लेकिन पेपर सही था। महाद्वीपीय प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन, पहला तो गलत है, अधिक भिन्नता नहीं, कम भिन्नता होगा। बड़े जल निकायों के माध्यम से मध्यम प्रभाव की कमी के कारण तटीय क्षेत्रों की तुलना में अंतरदेशीय क्षेत्रों में अधिक तापमान चरण सीमाओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति, सही है, ठीक। पर्वत श्रृंखला के प्रभाव, घटना रेगिस्तानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उच्च बकवास, उच्च आर्द्रता कहां से हो जाएगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में, बी ऑप्शन। निचले वायुमंडल का तापमान उसके ऊपर की हवा की तुलना में अधिक गर्म होता है, क्यों, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता निचले वायुमंडल में अधिक होती है जिससे अधिक गर्मी फंस जाती है, सही है ना, ठीक। तो ए हो जाएगा। ओके, अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। भूमध्य रेखा पर नेट विकिरण अधिक होता है, सही है, और ध्रुवों के पास कम होता है, क्या गलत है। यहां नेट विकिरण का मतलब ये है कि अगर ज्यादा आया, ठीक, जनरलाइज वे में ज्यादा हुआ, अगर जितना जरूरत है उससे ज्यादा, नेट विकिरण पॉजिटिव है मान लीजिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, गर्मी अधिक होगी। और अगर निगेटिव हुआ तो ऐसी कंडीशन में शीत। तो यहां क्या कह रहा है, नेट विकिरण अधिक है ना, तुम अंतर पे कहे टिके हुए हो, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अरे भैया हम तीसरा ही ऑप्शन देख रहे हैं, पहले हम क्वेश्चनवा तो देख ले। तुमने कहा अंतर पूछ रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेट रेडिएशन के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक। नेट रेडिएशन का मतलब देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान, जो नेट रेडिएशन होना चाहिए 0, ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा, हीट बजट का मतलब यही है, ठीक। आय व्यय का लेखा शून्य होना चाहिए, लेकिन कहीं आय व्यय का लेखा शून्य से ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वहां तापमान अधिक होगा। अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है नकारात्मक हो जाए, शीत ऋतु होगी। यही बात तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर नेट विकिरण अधिक होता है, नेट विकिरण कम होता है, समझे बात। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और ये 0 है, इधर पॉजिटिव है, ठीक, और इधर निगेटिव है, -1 -2 -3, ठीक। भूमध्य रेखा पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो डिफरेंस इधर की ओर बढ़ेगा पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर जो कोल्ड रीजन में देखेंगे तो जो डिफरेंस है इधर बढ़ेगा निगेटिव में, समझे। तो ये चीज यहां पर कह रहा है, नेट विकिरण का मतलब ये हो गया जितना सूर्य तप प्राप्त हो रहा था, होना चाहिए, उससे ज्यादा होता है कि नहीं। तो भूमध्य रेखा पर जरूरत से ज्यादा सूर्य विकिरण आता है, ठीक। क्यों, क्योंकि सूरज की जो अवस्थिति है वो किसके सामने है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हमेशा सीधे किरणें आती, ठीक। जब सीधे किरणें आती हैं तो इसमें पहुंचने वाला कुल जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं सूर्य किरणें तिरछी हो जाती हैं, ठीक, इनका अवशोषण होता है, इनका परावर्तन होता है, इनका प्रकीर्णन होता है, इस कारण से यहां पहुंचने वाला कुल सौर विकिरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही बात यहां पर लिखा गया है, क्लियर हुआ, ठीक।
और फिर से एक स्पष्टीकरण कर दे रहा हूं, मैं नाराज कभी नहीं होता हूं, ठीक है? ये मेरा मुझसे मेरा टोन हमेशा हाई रहता है। चलिए, ये तो कौन से क्वेश्चन पे? 19 नंबर। नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ सकते हो, ये मत सोचो, डरो मत, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। यहां पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा पे यही होना है ना? हाँ, 20 नंबर। ये कर बता दिया था? चल चलिए, कौन भूमध्य रेखा पर सूर्य तप का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? भूमध्य रेखा को प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के कारण संक्रांति के दौरान अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है। सूर्य की स्थिति के कारण भूमध्य रेखा को पूरे वर्ष में लगभग समान मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। अधिकतम सूर्य तप के कारण भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वार्षिक तापमान होता है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण भूमध्य रेखा को यह विषुवत लिखा हुआ है, विषु इक्विनॉक्स के दौरान कोई सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, इसमें सबसे वेल डिफाइंड क्या है? बी ऑप्शन। अगर देखिए ये तो गलत ही है। सूर्य की स्थिति के कारण भूमध्य रेखा को पूरे वर्ष में लगभग समान मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक, अधिकतम सूर्य तप के कारण भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक वार्षिक तापमान होता है, यह भी गलत है। भूमध्य रेखा पर नहीं होता, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 20 डिग्री अक्षांश पर। भूमध्य रेखा को प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के कारण संक्रांति के दौरान अधिकतम सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक, कुछ हद तक सही है, लेकिन एप्रोप्रिएट सबसे कौन है? बी। चलिए नेक्स्ट 20। प्रकाश चक्र हम पढ़ा चुके हैं आपको, फोटिक सर्कल जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक, उसे कहते हैं प्रकाश सर्कल। अगर सूर्य पृथ्वी अपना जो रोटेट कर रही है और यह हिस्सा सामने है, तो यहां तक अगर प्रकाश पहुंच रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रकाश वृत्त कहा जाएगा। ठीक, अब देखिए बी ऑप्शन, देखिए पृथ्वी के प्रकाशित और अंधेरे पक्ष को विभाजित करने वाली सीमा। पहले या दूसरे दिन की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। कितनी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में सौर विकिरण की हानि होती है? वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषण हानि होगा, बिल्कुल होगा, है ना? और उसके बाद बादलों द्वारा प्रवर्तन हानि होगा, वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्णन बिल्कुल हानि होगा, एरोसोल और धूल कणों द्वारा प्रवर्तन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी चार। शीतकालीन संक्रांति के दौरान उत्तरी ध्रुव पर सूर्य तप शून्य होता है। जब सूर्य मकर रेखा पर होगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, तो उस समय नॉर्थ जो पोल है वो सूरज से विपरीत दिशा में होगा, तो वहां पर कोई भी सूर्य तप 6 महीने की रात रहेगी वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये बात सही है। ठीक, दूसरा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हमेशा हो गई, वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहेगा। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी ध्रुव पर प्राप्त सूर्य तप भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। कभी भी नहीं होगा, ये तो कभी भी नहीं होने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। हीटिंग की प्रक्रिया देख रहे हैं, यह वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक शरीर से दूसरे शरीर में ऊष्मा के ऊर्जा संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वायुमंडल का ऊपरी भाग मुख्य रूप से इस विशेष प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। लाइन टू लाइन लिखाया हूं, ये गर्म वम छोड़ के बाकी चीज नीचे का लाइन। ऊपरी वायुमंडल कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से है? क्या कह रहा है? यह वायुमंडल को गर्म करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक शरीर से दूसरे शरीर में ऊष्मा के ऊर्जा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब समझिए बात, ये देखने में तो संवहन लग रहा है, ठीक, लेकिन वहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, जैसे हमने पानी को बॉयल किया था तो कहा था कि नीचे का कण गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर का कण फिर नीचे आएगा तब गर्म होगा।
जो सीधे गर्म कर रहा है वो कौन होगा? ये होगा विकिरण। किसने? नहीं, डी नहीं होगा। ये आंसर तो हमने बनाया है, तो ए होना चाहिए आंसर। लघु तरंग सौर तरंग विकिरण मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह भूमि द्वारा और पानी द्वारा अवशोषित होता है। देखिए, ध्यान रखिए, ये किसको गर्म करने की बात कर रहा है? पृथ्वी की सतह को पढ़ना है ध्यान से। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। वायुमंडल बोलता तब गलत हो जाता। ठीक है। दूसरा, लघु तरंग विकिरण सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है, केवल 18 यूनिट। याद है? ठीक। तो क्या हो जाएगा? कथन एक सही, लेकिन कथन दो गलत। कठिन थोड़ी था क्वेश्चन, कठिन नहीं था क्वेश्चन। दीर्घ तरंग विकिरण के संबंध में विचार करें। पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से वायुमंडल को गर्म करता है। सही बात है। ठीक। यह अवशोषित सौर ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस भेज कर पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखता है। सही बात है। इसने अवशोषण किया, इसके बाद फिर से वापस कहां कर दिया? वो अंतरिक्ष में। ठीक, ये भी सही है। अक्षांश या सतह की स्थितियों की परवाह किए बिना इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में समान होता है। गलत। एक और दो हो जाएगा। गैसों द्वारा सौर विकिरण को क्या प्रक्रिया वायुमंडल के गर्म होने की में योगदान करती है? गैसों द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण। सही है। पृथ्वी की सतह द्वारा दीर्घ अवरक्त ऊर्जा का विकिरण। सही है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊष्मा का संवहन। सही है। वायुमंडल के भीतर ऊष्मा का संवहन। सही है। ये सभी चार हो जाएंगे। ये तो पीछे का ही क्वेश्चन था। 28 नंबर। ये भी बोला था कि 27 को हटा दो, वो अभी बना हुआ है उसमें। पृथ्वी के ताप बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप मतलब हीट बजट। पृथ्वी का ताप बजट आने वाले सौर विकिरण और बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण को संतुलित करके बनाए रखा जाता है। आने वाले सौर विकिरण का लगभग 30% भाग वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। यह लगभग लगा हुआ है, अगर केवल 30% तब गलत हो जाता। तो एक और दो दोनों। अब समझ रहे हैं आईएएस कैसे गलती करवाता है आपसे? ये आईएएस ऐसे ही शब्दों के माध्यम से आपसे क्वेश्चन गलत करवाता है। ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर? पढ़िए फिर से। आने वाले सौर विकिरण का लगभग 30% अंतरिक्ष में, ये एल्बिडो की बात कर रहा है। ठीक है। वापस भेज देना मतलब परावर्तन कर दिया उसने ना। ठीक है। लिखिए, ऊष्मा बजट यह सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी का तापमान भूगर्भीय समय में स्थिर रहे। सही है। ठीक। वायुमंडल में आने वाले सौर विकिरण के आधे से अधिक भाग को वायुमंडल आने वाले सौर विकिरण के आधे से अधिक भाग को अवशोषित करता है। केवल 18 यूनिट का ही तो अवशोषण करता है, तो गलत हो गया। आने वाले सौर विकिरण का। ठीक, तो गलत हो गया। पृथ्वी के एल्बिडो में परिवर्तन ऊष्मा बजट को बाधित कर सकता है। सही बात है। अगर वो अवशोषित करने लगेगा तो ऊष्मा बजट तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, केवल 2। 30 नंबर। एल्बिडो के संबंध में बात करना है। यह पृथ्वी की सतह और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में वापस परावर्तित होने वाले सौर विकिरण के अंश को संदर्भित करता है। सही है। बर्फ के से ढके क्षेत्रों में एल्बिडो अधिक होता है, जबकि जंगलों और महासागरों में अपेक्षाकृत कम एल्बिडो। जितनी सतह सफेद और चमकदार होगी, एल्बिडो भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दूसरा सही है। एल्बिडो में वृद्धि से आमतौर पर पृथ्वी की जलवायु पर गर्म प्रभाव पड़ता है। नहीं, एल्बिडो में कमी से। ठीक है। जब एल्बिडो में कमी आएगी तभी पृथ्वी की जलवायु पर गर्म प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो मतलब ज्यादा अवशोषण होगा। ठीक है, तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2।